सही बोला अपन। गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। हमने आज मेल ऑर्डर हाउस पढ़ लिया था, हमने एडवांटेजेस पढ़ने हैं मेल ऑर्डर हाउस के। यस सर। यस सर। तो हमने पढ़ा था मेल ऑर्डर हाउस। देखो मेल ऑर्डर हाउस के काफी सारे बेनिफिट्स हैं जिसके जरिए हम घर बैठे कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ भी करना है हमें कल के दिन हम इजीली कर सकते हैं, है ना। सो आज हम पढ़ रहे हैं कि जब हम मेल ऑर्डर हाउस से कभी कुछ भी डीलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मेल ऑर्डर हाउस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्लियर। सबसे पहला बेनिफिट है बेटा, इसमें आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। क्या नहीं है इसमें? आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जब आपने कभी भी कल के दिन कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी मेल ऑर्डर हाउस का करना है, तो आपको किसी तरह के कोई एसेट लेने की जरूरत नहीं है, कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है। तो ये किसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कल के दिन कहीं से भी बैठे इसको चला सकते हो। कोई जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फालतू की और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। तभी पहला पॉइंट क्या बना? लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बना बेटा? लिमिटेड कैपिटल requirements. So mail order business does not require heavy expenditure on building and other infrastructure facilities. अब ये जो मेल ऑर्डर बिजनेस है, कहते हैं इसमें आपको कोई भी ना बिल्डिंग में खर्च करने की जरूरत है, ना कोई और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में खर्च करने की जरूरत है। सो देयरफॉर कहते हैं यहाँ पर क्या है, कहते हैं इट कैन बी स्टार्टेड विद रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप कम से कम पैसे में भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। इवन बेटा आजकल स्टूडेंट्स भी जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, वो भी पार्ट टाइम साथ में ये चीजें करते हैं मेल ऑर्डर हाउस की। कि वो उन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं, उस ग्रुप्स में वो फोटोज भेजते हैं, कभी कपड़ों की, कभी अपैरल्स किसी चीज की, कभी घर के यूटेंसिल्स की, किसी चीज ऐसी चीजों की। और उसके बाद वो बेटा आगे उसी चीज को इनकम भी वहां से जनरेट कर लेते हैं पार्ट। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। अब देखो बेटा एक पर्सन क्या है मेल ऑर्डर हाउस में, आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने सीधा जहां पर फैक्ट्री है, जहां पर वो बन रहा है सामान, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कांटेक्ट कर लिया। क्लियर। उसके बाद हमने सीधा वो कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। किसी भी तरह के बीच में कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला कि भाई किसी तरह का बीच में कोई इंटरमीडियरी है या कोई मिडलमैन है जिसकी वजह से वो चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्लियर। तो जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट हो रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो रहा है। दोनों कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को इसमें बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स is that unnecessary middlemen between the buyer and sellers are eliminated. अब biggest advantage mail order business का ये है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कंज्यूमर, वो ये है कि जो मिडल मैन है वो बेटा जरूरी तो है नहीं, अननेसेसरी है कि मिडल मैन को हमने बीच में लगाया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं ये सबसे ज्यादा फायदा हो जाता है कि जो अननेसेसरी मिडल मैन है बिटवीन द बायर एंड सेलर, उसको एलिमिनेट कर देता है। इस तरह की अगर कल के दिन इस तरह का कोई भी लार्ज स्केल ऑपरेशन जो स्टोर है, वो क्या करता है बेटा, वो इस तरह के मिडल मैन को एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है और कंज्यूमर को भी फायदा होता है। So this may result in lot of savings both to the buyers as well as to the sellers. अब इससे दोनों को फायदा होता है, बायर्स को भी फायदा होता है, सेलर्स को भी फायदा होता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? इससे अब बायर्स को भी, क्योंकि देखो अगर मिडल मैन एलिमिनेट हो जाएगा, अब क्या करते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, लेटेस्ट एज्यूम 20 रुपीज का, ठीक है, वो बेटा मिडल मैन ने उससे लिया और कंज्यूमर तक पहुंचाया 25 का, तो 5 रुपए का बेनिफिट बताओ कौन ले गया? मिडल मैन ले गया। अब 5 रुपीज का बेनिफिट मिडल मैन ले गया, तो बेटा कॉस्टिंग किसको ज्यादा पड़ी? कंज्यूमर को ज्यादा पड़ी। जब प्राइस कभी भी ज्यादा होता है तो लोग डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। उसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो रही है, जिसकी वजह से अगेन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को लॉस हो रहा है। कंज्यूमर को लॉस हो रहा है हाई प्राइस पे करने से, प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है क्योंकि प्राइस ज्यादा है, उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। इजी? यस सर। थर्ड पॉइंट आया एब्सेंस ऑफ बैड डेट। क्या पॉइंट आया बेटा थर्ड?
बोलो। Absence of bad debt. एब्सेंस ऑफ बैड डेट। अब ये जो मेल ऑर्डर होते हैं बेटा, यहाँ पर बैड डेट होते ही नहीं। मतलब कैसे? जैसे मैंने लेट्स अज्यूम मेहुल को सामान बेचा और मैंने कहा कि मेहुल आपके जैसे ही सामान पहुंचेगा आपको साथ में पेमेंट देनी होगी। कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती यहाँ पे। क्या फैसिलिटी नहीं होती? Credit facility. कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते ये। अगर आपने आज सामान लिया तो साथ में आज ही आपको पैसा देना पड़ेगा, साथ में ही, जिससे कि किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। सो सिंस द मेल ऑर्डर हाउसेस डू नॉट एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर्स, कहते हैं कस्टमर्स को किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देते, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी बैड डेट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कैश बाय द कस्टमर। तो किसी भी तरह के बैड डेट होने के चांसेस नहीं होते कि कस्टमर को किसी भी तरह के बैड डेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर? तो जो बेटा यहाँ पर जो सेलर है जो ये काम कर रहा है मेल ऑर्डर हाउस का, इसमें उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं है कि कल के दिन उसकी कोई पेमेंट रख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसका है कि वो किसी तरह का क्रेडिट देता ही नहीं है, वो उधार किसी तरह का अलाउ ही नहीं करता, जिसकी वजह से कल के दिन उसको किसी भी तरह के बैड डेट होने के चांसेस नहीं होते। इजी? Yes, sir. बोलो बेटा, इजी है? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. Yes, ma'am. आगे Yes, चलें sir. बेटा? Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? फर्स्ट पॉइंट पढ़ा लिमिटेड Requirement. कैपिटल Requirement. रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या Elimination पढ़ा of हमने? middleman. एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। और तीसरा क्या पढ़ा? एब्सेंस ऑफ Bad बैड डेट। किसी भी तरह के बैड डेट होने के चांसेस नहीं है। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे बेटा पॉइंट आया वाइड रीच। अब देखो, अगर बेटा मैं यहाँ बैठा हूं, मैं यहाँ बैठे सिक्किम में भी सामान भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ, बोलो, Yes, sir. है ना? यहाँ बैठे दिल्ली में भी सामान भेज सकता हूँ, यहाँ बैठे मैं लखनऊ का में भी सामान भेज सकता हूँ, यहाँ बैठे मैं दार्जिलिंग में भी सामान भेज सकता हूँ। तो क्या है, यहाँ से इसकी वाइड रीच है। क्या है बेटा इसकी वाइड? Range. वाइड रीच है। आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो इसके जरिए, आप किसी को भी सामान बेच सकते हो। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. So under Yes, this sir. system, the goods can be sent to the all places having postal service। बेटा वहीं पर होगा, ऑब्वियस है, ये तो सबसे बड़ी चीज है, जहां पर पोस्टल सर्विसेज होंगी। जहां पोस्टल सर्विसेज ही नहीं होंगी, वहां पर तो भेजना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले क्या जरूरी है? पोस्टल सर्विसेज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा? पोस्टल। बोलो बेटा, क्या होना जरूरी है? Postal Postal services. services. पोस्टल सर्विसेज होना जरूरी है। इजी? Yes, sir. आगे। Yes, sir. So this opens wide scope for business as a large number of people throughout the country can be served through mail। किसमें अब लार्ज नंबर जो लोगों के हैं बेटा, उसको आप इजिली सर्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसको इजिली सर्व। आप एक जगह बैठे कहीं दूसरी जगह आराम से सामान भेज सकते हो। क्लियर? फिफ्थ क्या आया? कन्वीनियंस। अंडर दिस सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। अब बेटा इस सिस्टम के तहत आप जो गुड्स हैं वो सीधा डोर स्टेप पे भेज सकते हो। क्या कर सकते हो? मीन सीधा लोगों के घर तक भेज सकते हो, उनको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? दिस रिजल्ट्स इन ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर इन बाइंग दीज प्रोडक्ट। अब इससे क्या है? इससे कस्टमर को बेटा ग्रेट कन्वीनियंस मिलती है कि कल के दिन अगर उसको सामान खरीदना है तो उसको पूरी तरह से कन्वीनियंस आ जाती है, उसको पूरी तरह से कन्वीनियंट रहता है। वो क्या रहता है? पूरी तरह से Convenient. कन्वीनियंट रहता है। तो ये 5 मेरिट हैं जो कि बेटा मेल ऑर्डर हाउस जो है उसके बेनिफिट हैं कि कल के दिन आप घर बैठे सामान खरीद सकते हो, आपको कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आपको बैड डेट नहीं होंगे, वाइड रीच होगी। क्लियर? और आप इंटरमीडियरी जो बीच में जो मिडिल मैन है उसको भी एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. नाउ द नेक्स्ट, लिमिटेशंस। अब देखो बेटा इसके मेरिट हैं तो ऑब्वियसली इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। वो नुकसान क्या क्या है वो हमने पढ़ना है अब। क्लियर? कहते हैं एज लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? यहाँ पर Contact. पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पर्सनल कॉन्टैक्ट का क्या सबसे बड़ा क्या पॉइंट है?
क्या है सबसे बड़ा कि यहाँ पर आपको कोई भी पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है, पर्सन टू पर्सन ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जैसे शॉप में बेटा हम जाते हैं तो शॉप में हमारा क्या होता है, बायर और कंज्यूमर का क्या, सेलर और बायर का बेटा आपस में क्या बनता है, बोलो? पर्सनल कॉन्टैक्ट सेट होता है Yes, कि sir. वो सीधा वहां जाकर सामान ले रहा है। जब हम कभी भी ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा बताओ? No personal contact. उसमें नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, किसी भी तरह का कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको नहीं पता कि जो पर्सन बैठा है वो कहाँ पे बैठा है और क्या सामान बेच रहा है, कैसे सामान बेच रहा है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. सो Yes. यहाँ पर किसी तरह का पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है बिटवीन द बायर एंड द सेलर अंडर द सिस्टम ऑफ मेल ऑर्डर सेलिंग। सो देयर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट बिटवीन द टू। कई बार मिसट्रस्ट भी हो जाता है कि यार हम सामान तो खरीद रहे हैं, पता नहीं वहां पे कोई पर्सन बैठा भी है कि नहीं, वहां कोई बेचेगा भी कि नहीं, ऐसा भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। So the buyers are not in a position to examine the products before buying, and sellers cannot pay personal attention to the likes and dislikes of the buyers and cannot clear all their doubts through catalogs and advertisement. अब देखो बेटा क्या है, अब बायर सामान सिर्फ फोटोज में देख सकता है, सामने रियल में नहीं देख सकता। और जो सेलर है वो भी क्या है, वो कल के दिन उसको कोई लाइक डिसलाइक चाहिए कि हाँ जी आपको ये कैसा लगा, कि वो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकता उसमें। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि पर्सनल कनेक्ट नहीं है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। क्या है इसकी एक बहुत बड़ी है Limitation. लिमिटेशन। दूसरा है हाई प्रमोशन कॉस्ट। अब बेटा यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को कैसे पता चले कि आपका ये मेलिंग ऑर्डर हाउस है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको काफी एडवर्टाइज करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है ऑनलाइन, आपको उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। सो द मेल order business has to rely heavily on advertisement and other methods of promotion in order to inform and persuade the potential buyers to buy their product. उन्हें बेटा बायर्स तक अपना सामान पहुंचाने के लिए कि बायर्स उनका सामान खरीद दें, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. So, हाँ जी। सर प्रमोशन तो ऑफलाइन भी तो करनी पड़ती है, प्रमोशन कॉस्ट तो हर चीज में हाई होती है। बेटा इसमें तो बहुत ज्यादा है ना। अब जैसे आप शॉप पे गए, शॉप पे आपको क्या प्रमोशन करनी है, वो सिर्फ बाहर बोर्ड लगाना है। सर बट फिर भी पैम्फलेट्स एंड ऑल दैट तो बांटनी अगर पड़। आप ये सोचो कि मेरी एक जैसे जारा है, जारा क्या प्रमोशन करता है बताओ? सिर्फ अपना बोर्ड लगाया उन्होंने, वो हर ब्रांड की तो प्रमोशन नहीं करता ना कि आज ये शर्ट आ गई। वो ऑनलाइन उन्होंने मोड बना रखा है। अब अगर उनका ऑनलाइन भी है तो उन्होंने क्या कर रखा है, देखो ऑनलाइन के लिए वो मॉडल हायर करते हैं, फिर वहां पे उनको कॉस्ट पड़ती है, फिर वो एड देते हैं, उस पे कॉस्ट पड़ती है। वो चीज ऑनलाइन अगर कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन जैसे आपने कहीं बर्तन लेने जाना है तो आप सीधा शॉप पे जाओगे, सामान खरीद लोगे, वहां वो किसी तरह के आपने देखा कोई बर्तन की एड आती हो? नो सर। तो इसलिए अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको सारी चीजें, सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो वहीं से शो करनी पड़ेगी कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। समझ गए? यस सर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो अब अगला पॉइंट बेटा हमारा यही आया, एज अ रिजल्ट देयर इज हैवी एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इससे क्या होता है बेटा, फिर हैवी एक्सपेंडिचर होता है प्रोडक्ट पर। क्या होता है? हैवी Expenditure. तीसरा, नो आफ्टर सेल सर्विस। अब बेटा यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं होती कोई। In mail order selling, the buyers and sellers may be located very far away from each other and there is no personal contact between the two. कहते हैं जो मेल ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, बायर और सेलर बेटा बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, है ना, और उनका कोई पर्सनल कनेक्ट भी नहीं है। तो वो आफ्टर सेल सर्विस क्या है, कोई रिव्यू नहीं ले सकते कि सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा या कुछ, है ना। कल के दिन वो रिएक्शन नहीं चेक कर सकते कि जब उसने वो सामान खरीदा, उस तक वो पहुंचा, तो उसने कैसा रिएक्ट करा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो बोलते हैं कि सर आप इसकी वीडियो बनाकर भेजना, आपको सामान कैसा लगा, ताकि कल के दिन हम इसको आगे अपने जो दूसरे लोग हैं उनको दिखा सकें या चीजें कर सकें। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे यस सर। चलें। Yes, sir. इसके बाद बेटा पॉइंट आया हमारा, कहते हैं कि एज अ रिजल्ट देयर इज एब्सेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। आजकल बेटा आफ्टर सेल सर्विस की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। कैसे?
क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग आजकल ये देखते रहते हैं ना कि जब आप कभी भी सामान खरीद लेते हो, जैसे आपने कोई लेटेस्ट एज्यूम आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, तो वो उसके बाद आपको कस्टमर केयर से फोन आएगा कि सर आपको वॉशिंग मशीन कैसी लगी, या वहीं पे सामने आपसे फॉर्म भरवा लेंगे कि आपको ऐसा है वैसा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ बेटा इसका सबसे बड़ा, नो क्रेडिट फैसिलिटी। अगर कल के दिन आपके पास ऑन द स्पॉट पैसे नहीं है तो आप बेटा वहां पर आपको वहां पर ये है कि आपको वहां पे क्रेडिट फैसिलिटी किसी भी तरह की नहीं दी जाती। क्लियर? कोई आपको उधार वाली फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। क्लैरिटी बेटा? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद पॉइंट आया कि क्रेडिट फैसिलिटी ना होने की वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा उसकी एक? Limitation. So the mail order houses do not provide credit facility to the buyers. Thus, customers with limited means may not be interested in this type of trading. कई बार लोग कहते हैं, ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना कि यार हमें अगर किसी तरह की कोई क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए तो हम सामान ले लें, है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पर किस वो है ही नहीं, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, तो वो जो क्रेडिट फैसिलिटी चाहते हैं वो इस तक बेटा नहीं पहुंच पाते। क्या नहीं पहुंच पाते? वो इस तक नहीं पहुंच पाते। फिफ्थ आया बेटा डिलेड डिलीवरी। क्या आया फिफ्थ? Delayed delivery. There is no immediate delivery of goods to the customer as receipt and execution of order through mail takes its own time. अब कहते हैं किसी भी तरह की कोई इमीडिएट डिलीवरी नहीं होती। तो कई बार बेटा ये भी है, जैसे आज मुझे शाम को कोई सामान चाहिए, ठीक है, और सामान मुझे मेरे पास है नहीं, तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे डिले हो जाएगी डिलीवरी। क्या हो जाएगी? धीरे धीरे Delay. डिलीवरी डिले हो जाएगी। सिक्स्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज। अब बेटा कई बार ये भी होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। कई बार आपने सुना है ना, हमने ऑर्डर किया था जी, ये बुक्स ऑर्डर की थी, हमारे पास ब्रिक्स आई, ईंटें आ गई, ईंटें भेज दी जानबूझ के, है ना। कई बार सामान मिक्स कर दिया, कुछ बीच में मैनिपुलेट हो गया सामान, बीच में कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? जिसकी वजह से Problem. प्रॉब्लम आ गई। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. सो इसके बाद जो पॉइंट आया, कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, यही है। कहते हैं दिस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज टू dishonest traders to cheat the customers by making false claims about the product or not honoring the commitments made through handbills or advertisement. अब बेटा कल के दिन वो किसी भी तरह की जो उन्होंने कमिटमेंट की वो फुलफिल नहीं की, वो उन्होंने बोला कुछ और आगे करा कुछ, जिसकी वजह से क्या हुई, भारी प्रॉब्लम आई और एक तरह से अब्यूज हो गया, एक तरह से जो कस्टमर है उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचा। क्या पहुंचा बेटा? नुकसान। सेवेंथ आया हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज। अब बेटा आपको हाई डिपेंडेंस रहना पड़ता है पोस्टल सर्विसेज के ऊपर। कैसे? अगर कल के दिन आपको कुछ भी जैसे करना है, जैसे आपको कोई नई चीज लेनी है, कुछ करना है, तो उसमें आपको हर चीज अगर सेंड करनी है, कुछ भेजना है, तो आपको पोस्टल सर्विसेज देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी? पोस्टल Services. सर्विसेज देखनी पड़ेगी। अब पोस्टल सर्विसेज होगा तो बेटा क्या है, अब कई बार जैसे रक्षाबंधन है, उस टाइम पे पोस्टल सर्विसेज पे बहुत लोड आ रखा है, तो आपका जो सामान है वो डिलीवरी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी, जिससे भारी प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी बेटा? भारी Problem. Problem. प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक तरह का क्या डीमेरिट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना, sir. ये भी एक तरह का डीमेरिट हो गया। सो the success of mail order business depends heavily on the availability of efficient पोस्टल सर्विस एट अ प्लेस। यहाँ पर एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज देखी जाती है। क्या देखी जाती है बेटा? एफिशिएंट पोस्टल Service. सर्विसेज। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. So, but in a vast country like ours, where many places are still without postal services, this type of business has limited prospect. क्या है बेटा यहाँ पर? अब उन्होंने क्या बोला, कहते हैं कि अगर एक ये भी है कि अगर जैसे कई जगह है वहां पर बेटा पोस्टल सर्विसेज है ही नहीं। क्या नहीं है वहां पर? Services. पोस्टल सर्विसेज ही नहीं है, जिसकी वजह से कहते हैं क्या होता है, भारी प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? भारी Problem. प्रॉब्लम। उन जगहों को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर पोस्टल सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका क्या बना देती है बेटा? डीमेरिट बना देती है। क्या बना देती है? ये भी उसका Demerit. Demerit. डीमेरिट बना देती हैं।
जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान होता है। क्या होता है हमें भारी नुकसान। नुकसान। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस आगे अगला जो पॉइंट आया बेटा वो हमारा अगला हमने अब तक कितने पढ़ लिए? जो लार्ज डिपार्टमेंटल हाउसेज हैं कितने लार्ज जो हाउसेज हैं कितने पढ़े बेटा? 3। बताओ कौन कौन से? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल स्टोर्स। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? चेन बोलो। चेन चेन स्टोर्स स्टोर और मल्टीपल चेन स्टोर। स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स। थर्ड हमने क्या पढ़ा बेटा? मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। स्टोर। इसमें देखो क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स क्या होता है बेटा? कुछ कंज्यूमर्स क्या करते हैं आपस में मिलके, वो क्या करते हैं आपस में सब मिले और वो एक उन्होंने क्या बना लिया, एक उन्होंने पूरा कोऑपरेटिव स्टोर बना लिया। जैसे हम सब ने क्या करा, हम सब स्टूडेंट मिले और मैं भी तुम्हारे साथ कनेक्ट हुआ। हमने क्या किया, सबने मिलके बेटा एक क्या बनाया, हमने डिसाइड कर लिया कि कल के दिन हम क्या करेंगे, कभी भी हमारी सोसाइटी है जिसमें 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं। क्लियर? अब ये जो 1000 लोग हैं हम सब क्या करेंगे, एक साथ सामान खरीद लेंगे बल्क में। क्या करेंगे बेटा? एक साथ हम बल्क में सामान खरीद लेंगे। जब हम बल्क में सामान खरीदेंगे तो क्या होगा कि उसके बाद हम बल्क में सामान खरीदेंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। सर। पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी ना। तो पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी तो बेटा अब उसके बाद हम अपने जो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, उनको कम रेट पे वो बेचेंगे। क्या करेंगे? उनको कम रेट पे बेचेंगे। कम रेट पे वो चीज सेल करेंगे। यहाँ तक इजी? यस सर। आगे चलें। यस सर सर। So a consumer cooperative store is an organization owned, managed and controlled by consumers themselves. अब ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं बेटा, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल किसके द्वारा होती है? कंज्यूमर्स द्वारा खुद। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना सोसाइटी वाला एग्जांपल, कि यहाँ पर बेटा कंज्यूमर्स क्या करते हैं, खुद ही एक सोसाइटी डेवलप करते हैं जिसमें वो आसपास सब सामान खरीदते हैं, वो भी बल्क में खरीदते हैं और फिर पर यूनिट कॉस्ट अपने मेंबर को कम यूनिट पड़ती है और फिर वो बेचते हैं। इजी? यस सर। तो कहते हैं सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच स्टोर, इस तरह के जो भी स्टोर होते हैं उनका एक मकसद ये होता है, इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिडलमैन हु इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड देयरबाय प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स। अब बेटा यहाँ पे इनका मकसद, ऑब्जेक्टिव ये है सबसे बड़ा, कि इससे जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो कम से कम पड़ेगी, मिडल मैन जो बीच में चार्ज कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, है ना, और इससे सीधा मेंबर को वो बेहतर सर्विस दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे? बेहतर। So the cooperative stores generally buy in large quantity. ये जो cooperative stores होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। किससे? डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या होलसेलर से खरीदते हैं। सेल देम टू द कंज्यूमर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। किस प्राइस पे बेचते हैं बेटा ये? फिर रीजनेबल प्राइस पे बेचते हैं। सिंस द मिडलमैन आर एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड, द मेंबर्स गेट प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी एट चीपर रेट्स। अब बेटा मिडलमैन बीच में खत्म हो गया, कोई किसी तरह का रिटेलर नहीं है, ठीक है, सारे एलिमिनेट कर चुके हो आप। तो उससे क्या होता है बेटा, यहाँ के जो पर्सन है उनको चीपर रेट्स पर सामान मिलता है। मीन सस्ते रेट पे उनको सामान मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सस्ते रेट पे उनको सामान मिलता है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। आगे the profits earned by consumer cooperative stores during a year are utilized for declaring bonus to member according to purchase made by them and for strengthening the general reserve and general welfare fund or similar fund for social and educational benefit to the members of the members. अब बेटा यहाँ पर एक और चीज वो करते हैं, कल के दिन इससे जो भी उनको फायदा होता है, जो भी उन्हें बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है? जो भी उन्हें बेनिफिट। जो भी उन्हें बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट का वो क्या करते हैं बेटा, उसी बेनिफिट को वो आगे शेयर कर देते हैं। वो आगे फिर उन्हीं लोगों में शेयर कर देते हैं जिस जिस हिसाब से जिस पर्सन ने परचेज की है, वो उनको उतने ही चीज रिफंड कर देते हैं। या फिर कल के दिन वो बेनिफिट के लिए अपने जैसे जनरल रिजर्व, कल के दिन ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना है, वहां उस पैसे को लगाते हैं, ठीक है, वेलफेयर करना है, वहां उस पैसे को लगाते हैं, एजुकेशनल बेनिफिट देना है मेंबर्स को, वहां उस पैसे को लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्या हो बेटा? ज्यादा से ज्यादा फायदा। फायदा हो। सो कहते हैं टू
start a consumer cooperative store, at least 10 people have to come together. अब कहते हैं जब भी कोऑपरेटिव स्टोर स्टार्ट होते हैं तो 10 लोग हैं जिनको आपस में मिलना होता है, मिनिमम 10, एंड फॉर्म अ वॉलंटरी एसोसिएशन एंड गेट इट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। और फिर वो क्या करते हैं बेटा, वो वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर कर लेते हैं, मींस अपनी मर्जी से एक एसोसिएशन रजिस्टर करते हैं, वो भी किसके अंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर। किसके अंडर बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर। So the capital of a cooperative store is raised by issue of shares to members. अब बेटा जो कैपिटल होती है कोऑपरेटिव स्टोर की, वो रेज की जाती है कैसे, जब वो शेयर्स इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं जब वो shares, shares. So the management of the store is democratic and entrusted to an elected managing committee where one man one vote is the rule. अब बेटा क्या होता है, जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, जैसे हमने सबने क्या किया, हम सारे स्टूडेंट्स और मैं मिलके हमने एक सोसाइटी रजिस्टर कर ली, ठीक है। हमने सबने, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हम सबने बेटा कंट्रीब्यूशन किया हर मंथ का 1000 रुपीज, ठीक है। क्या हुआ, 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, हम हमारे पास जैसे हैं टोटल 500 अगर स्टूडेंट्स हैं तो हमने कितने के हो गए, 5 लाख रुपीज हो गए कितने मंथ में, 1 मंथ में कितने हुए बेटा, बोलो। 5 lakh. 5 लाख हो गए, Yes, sir. हुए कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बेटा क्या हुआ, जब ये 12 मंथ्स तक हुए तो कितने हो गए टोटल, 60 लाख। Yes, sir. Yes, अब sir. हमने एक साल में 60 लाख रुपीस कलेक्ट कर लिए। कितने कलेक्ट कर लिए बेटा हमने, 60 lakh. 60 lakh. 60 लाख रुपीस कलेक्ट कर लिए। जब ये 60 लाख रुपीस बेटा कलेक्ट हुए तो इससे क्या हुआ, 60 लाख कलेक्ट होने से बेटा क्या हुआ, हमने अब कहा कि इन 500 में से जिन किसी को भी जैसे पैसों की फीस की जरूरत है, कोई कल के दिन किसी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गई, वहां पे उसे चाहिए, बुक्स के लिए चाहिए, तो हम उसे यहाँ से कंट्रीब्यूशन देंगे इन्हीं 500 को, और चीप रेट पे उनको देंगे। या हमने फिर 60 लाख बैंक में रख लिया, एक साल बाद हमें लेट अस अज्यूम 10% रिटर्न मिल गया, 66 लाख हो गया, फिर 6 लाख एक्स्ट्रा मिल गया, वो 6 लाख इनमें बांट दिया। समझ गए Yes, sir. Yes, sir. बेटा, समझे। Yes, sir. तो Yes, sir. इस तरह से बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं। क्या चलती हैं इस तरह से, बोलो क्या चलती हैं इस तरह से, बोलो कोऑपरेटिव बेटा। सोसाइटीज। इस Cooperative. तरह से ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज मार्केट में चलती हैं, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. आगे सो उसके बाद उन्होंने क्या करा, फिर एक ना मेंबर भी डिसाइड कर लेते हैं। क्या डिसाइड कर लेते हैं, 10, इसमें मिनिमम 10 लोग चाहिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, और फिर एक मेंबर डिसाइड कर लेते हैं, एक मेंबर उसमें बना लेते हैं। सो द कैपिटल ऑफ अ कोऑपरेटिव स्टोर इज रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स टू मेंबर। अब बेटा पैसा कैसे रेज करते हैं, उसको शेयर इशू कर देते हैं, जैसे बता देते हैं कि आपका कंपनी में इतने % शेयर है। क्लियर। सो द मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर इज डेमोक्रेटिक एंड इंटरेस्टेड टू एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी वेयर वन मैन वन वोट इज वन रूल। कि अब क्या होगा, एक मेंबर वो सारे डिसाइड करेंगे, उधर एक ही पर्सन होगा और सारे पर्सन वोट देंगे और एक पर्सन को चूज करेंगे। क्या करेंगे, एक पर्सन को Choose. बोलो चूज करेंगे। So the liability of the members of a cooperative store is generally limited to the extent of the capital contributed by them. Liability उतनी होगी, जैसे बेटा अगर मैंने 50,000 लगाए हैं तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी भी सिर्फ कितने तक की होगी, 50,000 रुपीज तक की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। Yes. So to ensure fair management of funds, the account of the stores are audited by the registrar of cooperative society. ताकि बेटा कल के दिन किसी भी तरह की गलत चीज ना हो, तो बार बार उसको क्या किया जाता है, उसको रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है वो बेटा उसको चेक करता है कि कल के दिन कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही, और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, वो पूरी तरह से उसको टाइमली चेक करता रहता है कि कल के दिन किसी भी तरह का कोई गलत चीज ना की जाए। क्लियर बेटा। तो इसके मेरिट्स और जो डीमेरिट्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सुपरमार्केट रह गया, वेंडिंग मशीन रह गया, रोल रह गया। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली 3 days लगेंगे। कल हम कर लेंगे सुपरमार्केट, कंप्लीट कर लेंगे वेंडिंग मशीन, परसों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना
बेटा प्रॉब्लम तो तुम्हारी एग्जाम्स कब से स्टार्ट हैं?